हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। फाइनली गाइस, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है और इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं, जिसमें हमने आपको फुल आंसर की या फुल सॉल्यूशन उस शिफ्ट का कवर करवाया था। क्लियर है। और इसके अलावा हमने मैथ्स का आपकी डिमांड आ रही थी, तो मैथ्स का सोल्व करके टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है तो ऑलरेडी आपको सारी चीजें पता ही है, बट अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आपको मैथ्स का सोल्यूशन पूरा करवाया गया है, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे और पूरा जो एग्जैक्ट आंसर है 100% एक्यूरेट आंसर आपको हम यहां पर कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया भी लग जाए कि आपका कितना स्कोर आया और क्या आपका कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने क्वेश्चंस सही हुए, ये सारा आपको पता चलने वाला है। और आपको हम बता दें 100% एक्यूरेट हम आज आपको बताने वाले हैं। जो आपके आंसर की आएगी उसमें आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी 99% जो आंसर होंगे वो एक्यूरेट आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारा 769 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर जीके और हिंदी को। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड किसमें होता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो दही यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही जो होता है इसमें होता है लैक्टिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोदाम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? और आई थिंक आप सभी लोगों को पता है, काफी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। गोदान जो है ये निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद का। आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? यहां पर आपको बताना है भारत का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है इसका नाम है भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। काफी अच्छा खासा आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, काफी इजी पे है पर इस बार आपको देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए, काफी इजी क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं और इस क्वेश्चन को काफी बार हम आपको कवर करवा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस के रूप में जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत में हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइज, आपकी एग्जाम 18 फरवरी को और है 2 शिफ्ट में, तो आपके पास में अभी टाइम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियोस हमने अभी तक डाले हैं, यानी कि आपका जो प्रैक्टिस सेट स्पेशली पेपर का सॉल्यूशन डाला है, तो आप सभी उन वीडियोस को देखकर जाएं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहां से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं विद प्रूफ। हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में भी विद प्रूफ हमने बताया आपको, सारे क्वेश्चंस जो पढ़ा रखे हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। और हमारी वीडियोस मुश्किल से 20 मिनट से ज्यादा नहीं होती है, तो आप सभी उनको अच्छे से देख ले, रात भर में जितनी वीडियो देख पाए देख लें, सारी का रिवीजन कर ले अच्छे से, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि वही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, विद प्रूफ हम आपको बता रहे हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यह है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, ये दे रखा है 1930, यानी कि 91930 है ना, 1930 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत शमी का त्योहार है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को काफी डिटेल के साथ में हमने आपको पढ़ाया था। गुड़ी पड़वा जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चंस आपका बेसिकली हमने पढ़ाया था, तो ये आपका वही क्वेश्चन है बेसिकली। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के महाराष्ट्र। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 10 की जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? 10 की जनगणना कराने वाला जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी होती है, गृह मंत्रालय से ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, काफी बार हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आपको विद प्रूफ हम बता रहे हैं, बार बार आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। इतना इजी आपका पेपर देखने को मिला है। जो स्टूडेंट रेगुलर हमसे क्लास ले रहे थे उनको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 110% उनका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? बिल्कुल जल्दी से क्लिक करिएगा आप सभी लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। क्लियर है। इस तरह का पेपर आपको आज देखने को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये ऑपरेशन कायाकल्प इसका नाम रखा है। ये जो शुरू किया गया किस राज्य की सरकार के द्वारा? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश जो पुलिस है इसकी टैगलाइन आपको बताइए। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आप शामिल होना चाहते हैं तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान जो संस्थान है ये उत्तराखंड राज्य जो है इसके कहां पर है? तो ये नैनीताल में है। नैनीताल फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। गाइस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इसी है। G20 का पुनरूप आपसे पूछा है, ग्रुप ऑफ 20 आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का आपको आज पेपर देखने को मिल रहा है। क्लियर है, काफी इजी है और काफी अच्छा खासा पेपर है, हम आपको काफी अच्छे तरीके से सोल्व करवा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? ग्रैंड कैनियन जो निर्मित किया गया है किस नदी के द्वारा किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ये आपका। तो यहां पर आपको कोलोराडो, आपका जो डी ऑप्शन है कोलोराडो,
ये कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित किया गया है ग्रैंड कैनियन। तो आपका यहाँ से क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलोराडो। स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी का विचार सबसे पहले जो प्रस्तावित किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो यहां से आपको क्लिक करना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केल्का टास्क फोर्स के द्वारा। ये जो है सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, द केल्का टास्क फोर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है, ये जल्दी से आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपको बताए तो। और आपने ऑलरेडी आप एग्जाम दिया था तो आपने क्या क्लिक किया था ये भी आप नोट डाउन करते चले, आपको स्कोर भी अपना पता चल जाएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा मालदीव रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन। भारत का जो पड़ोसी देश है मालदीव, ये भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। आप सभी को पता है काफी इजी क्वेश्चन है। टोक्यो कहां की राजधानी है, तो जापान की, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, जापान की राजधानी टोक्यो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन है आपका, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। थंगका ये आपको पूछा है कहाँ की ये लोकप्रिय कला शैली है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम की। थंगका जो है सिक्किम की लोकप्रिय कला शैली है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है जाकर, तो ये जो है अरब सागर में जाकर मिलती है, बी ऑप्शन का आंसर है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं गाइस कि कैसा आपका पैटर्न है, काफी अच्छा खासा पैटर्न आपको इस बार देखने को मिल रहा है। इतना ज्यादा जो हवा बना रहे थे कि पेपर काफी ज्यादा मॉडरेट आएगा क्योंकि काफी टाइम हो गया एग्जाम में, तो ऐसा कुछ भी इस बार भी देखने को नहीं मिला है। पेपर बिल्कुल ईजी देखने को मिला है। अब इतना ज्यादा ईजी भी नहीं हो सकता है, तो कुछ क्वेश्चन इन्होंने डाले, बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन है काफी ईजी ही देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। इन गीतों का नाम आपको बताना है और इन गीतों का जो नाम है यह है रसिया। रसिया जो गीत हैं ये राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ये ब्रज जो एरिया है ब्रज वाला उसमें लोकप्रिय है। तो रसिया यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूट यानी कि पटसन। जिसको जूट बोला जाता है, पटसन आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। जूट का उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पट या पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो प्रभावती जो गुप्त थी ये गुप्त शासक में या साम्राज्य की किस शासक की बेटी थी आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी कि बॉर्डर, संविधान का जो पृष्ठ है पन्ने, तो पन्नों की जो बॉर्डर को डिजाइन किया था ये किसने किया था। इस तरह से क्वेश्चन बनाया और इसे कलाकृतियों से सजाया था, यानी कि डिजाइन वगैरह जो डाली थी इंग्लिश में हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर डिजाइन डाली थी द बॉर्डर ऑफ एवरी पेज, हर पेज की डिजाइन जो डाली थी उन्होंने, उनका नाम आपको बताना है कि कौन है। ये संविधान के प्रत्येक पेज के जो डिजाइन डाली थी इनका नाम क्या है। और लिखने वाले का नाम नहीं पूछा है आपसे, संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा है ये नहीं पूछा है, डिजाइन का ओनली पूछा है कि डिजाइन किसने डाली थी। तो ये डाली थी श्री नंदलाल बोस ने। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदलाल बोस ने ये डाली थी। लिखा था किसने, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये अपने हाथों से लिखा गया था और डिजाइन डाली थी नंदलाल बोस ने। तो इस तरह से यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस देश में, विश्व के किस देश में ये किया गया। हंगरी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, ब्राजील में। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, सही जवाब आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस में थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बिल्कुल आपका यहाँ से फ्रांस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2016 में विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन के समय निम्नलिखित में से भारत का जो प्रधानमंत्री था कौन था। अब यहाँ पर आपको देखिए 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था तो उस तरह से भी क्वेश्चंस आपका बना था। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस बन चुका था ऑलरेडी, तो जो कि हमने आपको कवर करवा दिया था। अब क्वेश्चंस बनाए हैं कि 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था डिमोनेटाइजेशन, उसके समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन है और काफी अच्छे तरीके से आपने अगर पढ़ रखा है तो भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं भी अगर आपने पढ़ा होगा इन क्वेश्चनों को तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल हो उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में आपने आई थिंक ये सारी चीजें पढ़ी होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी उसको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी ये त्याग दी थी या फिर इसको त्याग कर दिया था। गाइस इस क्वेश्चंस को हम काफी बार आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, काफी डिटेल में इसको हमने कवर करवाया था आपको। बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार रहेगा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके दर्द और गुस्से को व्यक्त
किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इसी घटना के इसमें इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि दी ये त्याग दी थी। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, इस तरह से काफी सारी क्रांतियां हैं, तो इन क्रांतियों को आप देख लीजिएगा। नीली क्रांति आपसे पूछी गई है, नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन उत्पादन से रिलेटेड है, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। ब्लू रिवोल्यूशन आपसे पूछा है, ग्रीन रिवोल्यूशन आप जरूर से याद कर लीजिएगा, हरित क्रांति सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? काफी इजी क्वेश्चन है, सभी को ये बेसिकली पता ही है, और स्टैटिक जीके जो है इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आप सभी ने काफी अच्छे तरीके से रट रखे हैं। टाटा स्टील लिमिटेड के जो संस्थापक है इनका नाम क्या है? इनका नाम है सर जमशेदजी नुसरबानजी टाटा, है ना, जमशेदजी टाटा। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो यह किस एप्लीकेशन का उद्देश्य है? बिल्कुल, डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो डिजिटल जो दस्तावेज है किसमें सेफ रहते हैं? तो ये होता है डिजिलॉकर में, डिजिलॉकर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन किया गया, यह किया गया मथुरा में, मथुरा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है, यह किया है इंडस इंड बैंक ने, इंडस इंड बैंक, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छे से इनको आप देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 100 या 100, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS है? बिल्कुल आपको बताना है, तो ये कहां पर आता है, आपको जल्दी से क्लिक करना है, लद्दाख आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेंगी, या इनमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल है? इनमें नहीं है, तो कितने कलेक्टर जो है नियुक्त करेगी उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व संहिता 2006 के अनुसार? 3 4 2 1, है ना। जिले की यहां पर बात की गई, प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर होंगे, तो आप सभी को बताइए प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति की जाएगी, एक, है ना कि 2, तो एक आपका यहां से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपसे न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या पूछी गई है, सही जवाब रहेगा 160, 160 आपका यहां से ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसमें आपसे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना था, पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन आपका ये बेसिकली बना है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा श्री गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपसे क्वेश्चन बना है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। काफी इजी पेपर आपका देखने को मिल रहा है। अब तक का जो पैटर्न है काफी इजी है, सुबह वाली शिफ्ट में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले थे। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मिशन शक्ति, आपका यहां से भी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? उत्तर प्रदेश की जो राज्य सीमा है किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना और बिहार। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा, तेलंगाना की सीमा को ये टच नहीं करती है, बॉर्डर टच नहीं होती है उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की, तो यहां से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी, ये आपको बताइए, तो ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये किस पर्वत श्रृंखला में आती है, ये बेसिकली आपसे पूछा है, तो नीलगिरी जो श्रृंखला है इसके अंतर्गत ये आती है, आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनामुडी है, ध्यान रखिएगा। अनामुडी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को भी हम फटाफट कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए हिंदी के अब आ चुके हैं, हमने जीके जीएस का सारा निपटारा कर दिया है ना। तो अब हम हिंदी को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है ना। तो यहां से 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको मिले हैं, इनमें से सुसंगत आपको बताना है कौन सा है। तो इनमें से सुसंगत एक ही आपको दिख रहा है, आदि से अंत तक अधोपांत, आपका यहां से जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद, है ना, निर्विवाद का उचित अर्थ है। और गाइज ये पीडीएफ जो क्वालिटी है इसमें थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करिएगा, क्योंकि ये जो जिन्होंने भी हमें भेजे हैं उनकी मोबाइल के कैमरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो उन्होंने फोटो खींचा है उसके बाद में भेजा है, तो उसके लिए एडजस्ट करिएगा और उनका थैंक्स करिएगा जिन्होंने सबसे पहले हमें भेजा है, ताकि हम उनकी ही बदौलत आप तक ये वीडियो पहुंचा पा रहे हैं। जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है वो डायरेक्टली हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या फिर हम आपको नंबर बता दे रहे हैं 7999087885, ये नंबर है पे आप जैसे एग्जाम देकर बाहर निकले फोटो खींच के अच्छे से पीडीएफ बनाकर क्वालिटी वाली
तुरंत से आप हमें नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि हम सबसे पहले आपको आंसर बता पाएं कि किसका क्या आंसर है, सारा आपको रिवील कर पाए, है ना। तो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 7990878885 आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा। जैसे एग्जाम देने के बाहर आए आप तुरंत से भेज दीजिएगा। तो यहाँ से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निंदा और विवाद रहित, है ना। तो ये निर्वाद का हो जाएगा निंदा और निर्विवाद का हो जाएगा विवाद रहित, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई, परवा चली गई। कौशल्या ने मथुरा दिखाया, कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। अशुद्ध वाक्य हो जाएगा तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये अशुद्ध है। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये इस तरह से है, मेरे की जगह मेरी होता, है ना। तो तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, तो इसलिए यह अशुद्ध है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। लिंग की जो दृष्टि है इससे बनिया और बनियान जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है वधु शब्द का बहुवचन क्या है। वधु शब्द का जो बहुवचन होगा ये क्या होगा, हम आपको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। वधु शब्द का जो बहुवचन होगा ये होगा वधुए। वधुए कौन सा होगा, 2 3 वधुए 4 वधुए यहाँ पर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मैटर करेगा, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर होगा वधुए, यानी कि ये वाला आपका सी ऑप्शन वाला। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो मिठाइयाँ दी यानी कि संप्रदान प्रदान। जब भी देने लेने की बात की जाए संप्रदान आएगा, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द आपको बताना है, तद्भव आपका इनमें से कौन सा है, तो तद्भव हो जाएगा उल्लू। उल्लू यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें से तत्सम शब्द आपको बताना है, तत्सम हो जाएगा शुष्क, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है, तो चांदनी का विकल्प हो जाएगा कौमुदी और ज्योत्सना, आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसका नाम है यह, यानी कि फर्स्ट करेक्ट आंसर है। कविश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इस तरह से आपको बताना है। तो कविश्वर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कवि धन ईश्वर, ये वाला आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला कवि धन ईश्वर। इस तरह से आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये जो चिन्ह है ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ईमानदार शब्द में जो विशेषण देखने को मिल रहा है, यहाँ पर गुणों की बात हो रही है, तो गुणवाचक यहाँ पर है, ना कि संख्यात्मक परिणात्मक सार्वजनिक। तो यहाँ पर आपको गुणों की बात हो रही है, ईमानदार ये गुण है, तो गुणवाचक विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 में ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है ये कौन सा है, वहां छत पर है, राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो बिल्कुल आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। भौतिकी शब्द में जो प्रत्यय है इसका नाम क्या है, ये है की। भौतिक और की लगा देंगे तो हो जाएगा भौतिकी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निर्भिमान शब्द में जो उपसर्ग आपको देखने को मिल रहा है ये मिल रहा है, है ना। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ। सही समास विग्रह कौन से विकल्प में नहीं हुआ, जल्दी से क्लिक करिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है गाइस कि यहाँ पर सही समास विग्रह जो नहीं हुआ है, नवनिधि 9 प्रकार की निधियाँ, देह लता रूपी देह, है ना। तो ये जो सी और डी दोनों हैं, इन दोनों में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, यानी कि आपका सी भी सही है और डी भी सही है। अब ये इनमें से एक ही करेक्ट हो सकता है क्योंकि एक ही ऑप्शन आपको क्लिक करना था, तो इनके ऊपर अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको ये सही माने किसको गलत माने। बट अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी आपने लगाया है तो हो सकता है आपका 50% चांस है आपके सही होने के। क्लियर है, बाकी आयोग के आंसर की ऑफिशियल आएगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी हमने आपको क्लियर बता दिया जिनमें डाउट है उनमें, ऐसा नहीं है कि हमने आपको बता के और छोड़ दिया कि चलो ये हो जाएगा आपका। हमने जो भी बातें थी क्लियर आपको बताइए, दोनों में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आकर्षक का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है। आकर्षक का जो विलोम शब्द होता है ये होता है विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण, ऑप्शन नंबर डी आंसर। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी। सब और विपत्ति का होना यानी कि आगे कुआ पीछे खाई, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, ऊँट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार। आगे कुआ पीछे खाई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सब और विपत्ति होना, आगे कुआ पीछे खाई होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है ये होता है निर्वेद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद, है ना। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है तो ये कौन सा है, ये है सोरठा। सोरठा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। अब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। आप सभी ने ये पढ़ा होगा और एक नहीं कई बार ये आपको पढ़ा होगा, रटा भी होगा आपने, रटने की भी आपने कोशिश की होगी 9, 10, 11, 12 में पास होने के लिए। क्लियर है। श्लेष अलंकार आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, यानी कि श्लेष अलंकार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिकार्ती शब्द भेद के से संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका जाएगा किसके साथ में, मूल्य के साथ में, क्योंकि भेद जो है ये भिन्नता भी होता है इसका। इसके अलावा प्रकार, भेद यानी कि प्रकार, और भेद यानी कि रहस्य। तो भिन्नता, प्रकार, रहस्य तीनों इससे रिलेटेड है, मूल्य से इसका कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य, ये जो वाक्य किस काल का है, तो गाय मीठा दूध देती है, ये जो वाक्य है ये सामान्य वर्तमान काल का है। सामान्य वर्तमान काल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य, भाववाच्य फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, कान पर जू ना रेंगना, कान पर जू रेंगना यानी कि असर पड़ना, कान पर जू ना रेंगना कुछ असर ना होना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुछ असर ना होना, कान पर कुछ यानी कि जू ना रेंगना, कुछ असर ना होना। इस तरह के क्वेश्चन से काफी इजी तरीके से आप एक ही बार में देखने पर बना लेंगे। अब यहाँ पर गाइस गद्यांश आपको दे रखा है, गांधी जी से रिलेटेड है ये गद्यांश, इसमें इसको पूरा पढ़ना है, पढ़कर आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 133 से 137 तक आपको इस गद्यांश की मदद से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। गद्यांश का उचित शीर्षक आपको देना है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, आपको पूरा पढ़ लेना है, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसका जो उचित शीर्षक है क्या होगा। ये इसका उचित शीर्षक होगा महात्मा गांधी के श्रम संबंधित विचार। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, समस्त का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है संपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता आशय स्पष्ट करेगा। श्रम सापेक्ष का मतलब होता है महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है उनसे रिलेटेड, गद्यांश से रिलेटेड। गांधी जी पापी किसे मानते थे, गांधी जी पापी मानते थे श्रम ना करने वाले को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, गद्यांश के आधार पर जो चोर की परिभाषा है यह बिना श्रम भोजन करना, ये चोर की परिभाषा है गद्यांश के आधार पर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, वहां बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, वहां बिल्कुल थक गया, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कूल जो है ये नहीं है, बाकी मृसन, कोमल, मुलायम ये सभी है, मृदु का कल कूल नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहां पर दिन, दिन यानी दिन और दीन, दिन दिन, इस तरह से आपको यहां पर क्लिक करना है। अब इनमें से आपका जो है दिन आप आसानी से पकड़ रहे होंगे इसको, और दिन, दिन यानी दीन दुखिया यानी कि गरीब और दुखी है ना, तो दीन दुखिया इस तरह से आप पकड़ सकते हैं आसानी से। दिन यानी हो जाएगा दिवस और दीन यानी हो जाएगा गरीब, तो यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन करेगा। आंखों के सामने यानी कि प्रत्यक्ष होता है, सी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आंखों के अगर सामने है तो वो क्या है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये भी आप बोलकर इसको सोल्व कर सकते हैं। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, पंचवटी जो रचना है ये किसकी है, यह है मैथिली शरण गुप्त की, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है, निर्जा जो कृति है ये किसकी है, इस तरह से आप देख सकते हैं महादेवी वर्मा, आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, हिंदी भाषा जो उत्पन्न हुई है किस भाषा से हुई है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो हिंदी भाषा जो उत्पन्न हुई है ये हुई है अपभ्रंश से, अपभ्रंश सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइस यहाँ पर हमने आपको देखिए यहाँ पर हिंदी के भी जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे आपको कवर करवा दिए। अब मैथ्स के क्वेश्चन है, देखिए ये उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ, तो ये एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से आपका क्वेश्चन बना है, बेसिकली उन्होंने सॉल्व किया था, देखिए आप इस तरह से। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये जो आपको दे रखे हैं अनुपात दे रखे हैं, अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा, इस तरह से ये दे रखा है। हैजा के कारण 10% परसेंटेज वाला टॉपिक आपको यहाँ पर दे रखा है, जनसंख्या वाला परसेंटेज से भी क्वेश्चन बन रहा है। गुणनफल वाला जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिल रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बन रहा है, आपको ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आपको देखने को इधर मिल रहे हैं। तो पूरा पैटर्न आप देख सकते हैं किस तरह का आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिला है। क्लियर है, सारा आपको हमने कवर करवा दिया है। और हिंदी जीके है ना, अगर आप चाहते हैं गाइस कि रीजनिंग और मैथ्स का स्पेशल सीरीज आपके लिए लेकर आए, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो है पूरा टेलीग्राम पर सोल्व करवा दिया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि शिफ्ट का हम आपको सोल्व करवाए पूरा पेपर मैथ्स और रीजनिंग का, जैसे वीडियो में सोल्व करवाते हैं वैसे ही, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा उससे हेल्प हो जाएगी किस तरह से उनको सोल्व किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आएँ और मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस जल्द आपके लिए लेकर आएँ। क्लियर है, तो आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारे कल के अब नेक्स्ट जो शिफ्ट है उसके एनालिसिस में। अगर आपके कमेंट अच्छे खासे मिले हमें तो हम नेक्स्ट वीडियो मैथ्स और रीजनिंग वाला आज जो पूछा गया है उस पर जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।